हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बढ़िया हाइस्ट मूवी लोगन लकी को, जो 2017 में आई थी। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे कुछ लोग मिलकर कार रेस स्टेडियम में चोरी करते हैं, लेकिन इसके अलावा इस मूवी का एंड हमें बहुत कंफ्यूज करता है। इस मूवी की खासियत है इस मूवी के ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर स्टीवन सोडरबर्ग। आप लोग इन्हें नहीं जानते होंगे तो ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने ओशन ट्रायोलॉजी जैसी जबरदस्त फ्रेंचाइज बनाई है। अगर आपको ओशन ट्रायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन देखना है तो उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, जिसे आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अगर बात की जाए रेटिंग की तो इस मूवी को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। इसे IMDb पर मिले हैं 7 स्टार आउट ऑफ 10, रोटन टमाटो पर 92% फ्रेश विद 76% ऑडियंस स्कोर और इसे 82% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। अगर मेरी बात की जाए तो मुझे भी ये मूवी बहुत पसंद आई थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम जिमी लोगन और उसकी बेटी सैडी को साथ में वक्त बिताते हुए देखते हैं। सैडी कोई सिंगिंग कॉन्सर्ट में पार्ट लेने वाली है, जिसमें जिमी सैडी को अपना मनपसंद गाना गाने बोलता है, लेकिन सैडी को रिहाना का कोई गाना गाना था। यहाँ हमें पता लगता है जिमी का फोन बिल ना भर पाने की वजह से बंद हो चुका है। सैडी जिमी को उसके रिहर्सल पर आने कहती है। फिर हम जिमी को किसी माइनिंग में काम करते हुए देखते हैं। जिमी का बॉस उसे बुलवाता है। जिमी माइनिंग से बाहर निकलता है। तब हम देखते हैं जिमी किसी स्टेडियम के नीचे काम कर रहा था। जिमी लंगड़ाते हुए चल रहा था क्योंकि किसी एक्सीडेंट में उसका एक पैर खराब हो गया था। जिमी अपने बॉस के पास आता है। जिमी का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है क्योंकि जॉब ज्वाइन करते समय जिमी ने अपने पैर के बारे में बताया नहीं था। जिमी के पैर से उसे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन ये उनकी कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ था, इसीलिए जिमी की नौकरी चली जाती है। पहले ही जिमी की माली हालत खराब थी, अब उसकी नौकरी भी चली गई। एक समय जिमी एक बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था। जिमी अपने टाउन का स्टार था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसका पैर खराब हो गया और अब उसकी ऐसी हालत हो गई थी। जिमी एक सलून में जाता है जहां उसकी बहन मेली काम करती है। जिमी बोलता है वो यहाँ से अपनी बेटी की रिहर्सल पर जाएगा। तब मेली उसे बताती है रिहर्सल आज नहीं कल ही हो चुकी है, क्योंकि मेली ही सैडी को रिहर्सल पर ले गई थी। ये जिमी को याद ही नहीं था। जिमी वहाँ से अपनी बीवी बॉबी के पास जाता है, जो कल ना आने के लिए उस पर भड़कने लगती है। यहाँ हमें पता लगता है बॉबी और जिमी का डाइवोर्स हो चुका है और बॉबी अपने वेल्दी हस्बैंड मूडी के साथ रहती है। थोड़ी देर बाद बॉबी जिमी को एक और झटका देती है। दरअसल वो लोग अपने घर को बेचकर बिजनेस के लिए इस शहर और स्टेट से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे, जिससे जिमी अपनी बेटी से मिल ही नहीं पाएगा। लेकिन जिमी इसके लिए तैयार नहीं होता। वो केस करने की बात करता है, जबकि सैडी की कस्टडी बॉबी के पास है। लेकिन जिमी केस करेगा भी कैसे, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है। जिमी वहां से एक बार में जाता है जहां उसका भाई क्लाइड लोगन बार टेंडर है। यह क्लाइड अपने लोगन खानदान के बारे में बात करता है कि उनके पीछे हमेशा पनौती लगी रहती है। जिमी एक प्लेयर बनते बनते रह गया। क्लाइड भी आर्मी में था, जहां ईरान में उसने अपना एक हाथ गंवा दिया। लेकिन उनकी बहन मेली के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और इतना ही नहीं, उनकी इस पनौती के बारे में पूरा शहर जानता था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक रेस कार ड्राइवर आता है और क्लाइड का एक हाथ होने का मजाक बनाने लगता है, जो जिमी को पसंद नहीं आता और उनके बीच में फाइट हो जाती है। क्लाइड एक अल्कोहल की बोतल लेकर बाहर जाता है और उनकी गाड़ी जला देता है। वो लोग बाहर आकर देखते हैं उनकी गाड़ी जल रही थी। वो सब वीडियो बनाने लगते हैं ताकि ये सबूत पुलिस को दिखा सके, लेकिन जिमी पीछे से आकर उनके फोन भी जलती हुई कार में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह जिमी नाश्ता बना रहा था। क्लाइड उठकर आता है। उसे फ्रिज पर जिमी का रॉबरी का बनाया हुआ एक प्लान दिखाई देता है। क्लाइड जिमी से बोलता है उसने गलत काम करना छोड़ दिया है, लेकिन उन दोनों की ही माली हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए क्लाइड इस चोरी में जिमी का साथ देने मान जाता है। लेकिन क्लाइड पूछता है वो चोरी करने कहाँ वाले हैं। जिमी बताता है शार्लेट मोटर स्पीडवे स्टेडियम में। दरअसल शार्लेट स्पीडवे देश के सबसे बिजी स्पीडवे में से एक है, जहाँ सबसे ज्यादा कार रेस होती है। शार्लेट स्पीडवे की एक खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी भी है। जिमी ने स्टेडियम का एक मॉडल बनाया था। जिमी बताता है जिस जमीन पर स्पीडवे बना है वहाँ सिंक होल बनते जा रहे हैं। उन गड्ढों को बंद करने के लिए ही उनकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला
गया था। जिमी को पता था पैसा कहाँ से जाता है। दरअसल एक दिन माइनिंग में काम करते समय एक एक्सीडेंट हो गया था। तब जिमी को स्टेडियम के नीचे एक पाइपलाइन दिखी थी। दरअसल ये कैश हाईवे था जिसमें से पैसा जाता है। दरअसल स्पीडवे में जितनी भी अलग अलग दुकान या स्टोर्स है उन सभी का कैश इन्हीं पाइपलाइन से होकर तिजोरी में जाता है, जिससे कैश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में रिस्क नहीं रहता और टाइम भी बचता है। लेकिन सारा पैसा जिस तिजोरी में जाता है वो किसी बैंक की तिजोरी से कम नहीं है। उस तिजोरी को तोड़ने के लिए इन्हें और किसी की मदद लेनी पड़ेगी। फिर दोनों भाई जेल में हमारे जेम्स बॉन्ड मतलब जो बैंक से मिलने जाते हैं, जो तिजोरी तोड़ने और एक्सप्लोजिव बनाने में एक्सपर्ट हैं। दोनों जो को बताते हैं उनके पास जो के लिए किसी तिजोरी को तोड़ने का काम है, लेकिन जो कहता है वो जेल में बंद है और वैसे भी जो 6 महीने में छूटने वाला है और उसके पास बहुत पैसा है जिससे छूटने के बाद वो अपनी जिंदगी आराम से बिता सकता है। तभी क्लाइड बोलता है वो $1,00,000 जो उसने अपने घर के कंपाउंड में पीपल के पेड़ के नीचे छुपा रखे थे। जो ये सुनकर हैरान होता है इन्हें ये कैसे पता। तब जिमी बताता है जो के भाई ने ये बात अपनी बीवी को बताई थी। अगले ही दिन उसकी बीवी ने वो पैसे निकाले और किसी ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई। इसका मतलब जो भी कंगाल हो चुका था। जिमी उसे तिजोरी के बारे में बताता है, लेकिन जो के हिसाब से उस तिजोरी के सेंसर बहुत पावरफुल होते हैं। जिमी बताता है अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से उसके सेंसर बंद कर दिए गए हैं, इसीलिए जो को बस उस तिजोरी को खोलना है। जो मान जाता है, लेकिन जो अभी जेल में बंद है और 6 महीने बाद छूटेगा और छूटने के बाद उसे कुछ समय शांत रहना होगा। लेकिन जिमी बोलता है उन्हें ये काम 5 हफ्तों में पूरा करना है। लेकिन कैसे, जो तो बंद है। जिमी कहता है उनके पास जो को भगाने का एक प्लान है, वो भी दोपहर में। मतलब वो लोग जो को दोपहर में जेल से निकालेंगे और काम खत्म होने पर शाम को जो को वापस जेल में छोड़ देंगे। लेकिन कैसे, ये हमें आगे पता चलेगा। जो को उनका आइडिया काफी पसंद आता है, लेकिन इस काम में उन्हें और 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। वो दोनों जो के भाई हैं। फिर हम एक मेला देखते हैं जहाँ मेली सैडी के साथ आई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ मोडी आता है और अपनी कार की बड़ाई करते हुए मौली पर लाइन मारने की कोशिश करता है। मोडी का कार का ही बिजनेस था, लेकिन फिर भी मेली उसे कार के बारे में जानकारी देकर उसकी हेकड़ी निकाल देती है। वह सैडी एक कार रेस गेम खेल रही थी, लेकिन वो जीत नहीं पाती। जिमी अपनी बेटी का हौसला बढ़ाता है। मतलब जिमी ने भले से ही जिंदगी में कुछ ना उखाड़ा हो, लेकिन वो एक बहुत अच्छा पिता है। उसी मेले में जो के भाई भी थे। जिमी और क्लाइड उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन मिलने से पहले जिमी क्लाइड से बोलता है उन्हें इतना ही बताना जितनी जरूरत है। फिर वो दोनों जो के भाई फिश और डेटन से मिलते हैं। फिश एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है। कुछ नखरे करने के बाद दोनों भी इस काम के लिए मान जाते हैं। फिर वो दोनों जो से मिलने जाते हैं। जो उन्हें किसी के पास रखे अपने बैग को कलेक्ट करने कहता है। दूसरी तरफ क्लाइड कार से एक दुकान में एक्सीडेंट करता है। उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन उसकी पिछली मिलिट्री सर्विस को देखकर जज उसे सिर्फ 3 महीने की सजा सुनाता है। जेल में रोज मेंटेनेंस और सप्लाई के लिए एक वैन आती थी। उस वैन के पेट्रोल पंप पर रुकने पर मेली दूर से ही उस वैन के कुछ मेजरमेंट लेती है। वही क्लाइड को भी उसी जेल में डाला गया था जहाँ जो है। क्लाइड और जो मिलकर वर्कशॉप में कुछ बनाने लगते हैं, जिसके मेजरमेंट उन्हें मेली ने दिए हैं। उस चीज को बनाने के लिए दोनों भी किसी मेटल का इस्तेमाल नहीं करते। फिर जिमी अपनी बेटी से मिलने जाता है। फिर उसके साथ अपने किसी दोस्त के गैराज में जाता है और उससे किसी ट्रक की बात करता है। फिर वहां से सैडी को मेली के पास लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर एक लड़की जिमी से उसकी चोट के बारे में बात करती है जो उसे बार फाइट में लगी थी। दरअसल वो लड़की एक डॉक्टर थी और साथ ही सोशल वर्कर भी। उसकी वैन कम क्लिनिक वही था। वो जिमी को इन्फेक्शन से बचने एक इंजेक्शन लगाती है। वो जिमी को बताती है उसका पूरा काम डोनेशन से चलता है और डोनेशन कम होता जा रहा है। जिमी उसके आई कार्ड पर नाम देखता है, सिल्विया। जॉन को सिल्विया जानी पहचानी लग रही थी। तब सिल्विया बताती है वो दोनों एक ही कॉलेज में थे। जिमी उसका सीनियर था। फिर वो थोड़ी देर बातें करते हैं। जिमी सिल्विया के जाने से पहले उस पर थोड़ी लाइन मारता है और सिल्विया के जाने पर उसकी लगाई उस बैंडेज को देखता है। रात में मेली जिमी से उसके बैकअप प्लान के बारे में पूछती है, लेकिन जिमी उसे कुछ नहीं बताता और अपने काम पर ध्यान देने बोलता है। मेली कुछ कॉकरोचेस पर अलग अलग कलर के निशान लगा रही थी। फिश और डेटन काम का कुछ जरूरी सामान खरीदते हैं। सभी की तैयारी चल रही थी। इसी बीच जिमी अपने काम की जगह वापस जाता है अपना कुछ सामान लेने के लिए और चुपके से माइनिंग का मैप चुरा लेता है। बाहर निकलते समय जिमी को उसका बॉस मिलता है। पहले तो वो जिमी को नौकरी से निकालने के लिए माफी मांगता है, लेकिन बाद में जिमी को एक शॉकिंग न्यूज देता है। दरअसल उनकी साइट बंद होने वाली है क्योंकि उनका काम वक्त से पहले ही खत्म होने वाला है। जिमी ये बात क्लाइड को बताता
बताता है कि उन्हें चोरी 5 हफ्तों की जगह 3 हफ्तों में करनी होगी और बाकी प्लान वैसा ही रहेगा। लेकिन 3 हफ्ते बाद भी एक बहुत बड़ी परेशानी आने वाली थी। दरअसल 3 हफ्ते बाद जिस दिन जिमी ने चोरी का प्लान बनाया है, उस दिन स्टेडियम में पूरे साल की सबसे बड़ी रेस होने वाली है। इसका मतलब ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा लोग, लेकिन ज्यादा पैसा भी। मेली तो पहले प्लान कैंसिल करने बोलती है, लेकिन जिमी के हिसाब से रेस होने से उनके प्लान पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। फिर हम शार्लेट स्पीडवे की एक एम्प्लॉय को देखते हैं जिसके लिए किसी ने बिना नाम का बर्थडे केक भेजा था, वो भी 5:15 पर। वो लेडी अपने सभी स्टाफ मेंबर को केक देती है। दरअसल ये लड़की स्टेडियम की सेफ के अंदर काम करती है। तभी सिक्योरिटी उसे बाहर बुलाती है क्योंकि उसकी कार को किसी ने ठोक दिया था। जब तक वो पूरी प्रोसीजर करके अंदर आती है 5:30 बज जाते हैं और सेफ का दरवाजा ऑटोमेटिक 5:30 बजे बंद हो जाता है और उस लेडी का केक भी सेफ के अंदर ही रह जाता है। रात में फिश और डेटन स्टेडियम के नीचे माइनिंग में आते हैं और उन पाइप्स के पास आते हैं जिनसे कैश ट्रांसफर होता है और उन पाइप्स को खोलकर उन पाइप्स में मेली के निशान लगाए हुए कॉकरोचेस डाल देते हैं। अलग अलग पाइप्स में अलग अलग कलर के निशान के कॉकरोचेस। वही जेल में जो एक कैदी से किसी काम की डील करता है। दूसरे दिन सुबह वही स्टाफ के सभी लोग सेफ में वापस आते हैं, लेकिन कल छोड़े हुए केक में कॉकरोचेस लग गए थे। ये कॉकरोच मेली के निशान लगाए हुए कॉकरोच थे। फिर स्टाफ सफाई के लिए पेस्ट कंट्रोल को बुलाते हैं जिसमें फिश और डेटन भी थे। बाहर निकल के दोनों जिमी को कॉल करके कॉकरोचेस का कलर बताते हैं। दरअसल कॉकरोचेस के जरिए उन्हें ये बात पता चल गई थी कि कौन सी पाइप तिजोरी से सबसे ज्यादा नजदीक है। जिमी ये बात मेली को बताता है। मेली ये जानकर बहुत खुश होती है। अब आता है रेस और चोरी का दिन। जेल में सभी कैदियों के सेल खोले जाते हैं। क्लाइड ने जेल के हॉस्पिटल की ड्यूटी पहले ही ले ली थी, जो वर्कशॉप में जाकर ढेर सारा पानी पी लेता है। फिर लंच में ढेर सारा खाना खाने लगता है। वही स्टेडियम में भीड़ बढ़ने लगी थी। दूसरी तरफ मेली, बॉबी, सैडी और मोडी के साथ सैडी के कॉन्सर्ट के लिए निकलती है क्योंकि आज ही सैडी की परफॉर्मेंस होने वाली है और मेली को सैडी को तैयार करना है। वहां पहुंचने के बाद मेली कुछ बहाना बनाकर निकल जाती है और अपनी कार से ना जाते हुए कुछ वायर्स लेकर मूडी के कार के पास जाती है। वही जेल में वार्डन राउंड पर था, पर वार्डन बहुत घमंडी और ओवर स्मार्ट था। तभी जो की तबीयत खराब होने लगती है और जो वार्डन के सामने ही वोमिट कर देता है। जो को जेल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। थोड़ी देर बाद जो नर्स को बुलाकर बाथरूम जाने देने बोलता है। पहले तो नर्स मना करती है, लेकिन क्लाइड वही था। क्लाइड कहता है वो जो को बाथरूम लेकर जाएगा और नर्स मान जाती है। बाथरूम में जाते ही जो बाथरूम का डस्टबिन हटाता है, उसके पीछे एक रास्ता था। उसी समय वहाँ वही मेंटेनेंस की वैन आती है। जो और क्लाइड उस रास्ते से होते हुए वर्कशॉप पहुँचते हैं और जो बॉक्स उन्होंने लकड़ी से बनाए थे उन्हें चुपके से ले जाकर उस वैन के नीचे लगा देते हैं। वैन जेल का काम निपटाकर जाने लगती है। मेन गेट पर वैन को मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता और वैन बिना रुकावट बाहर चली जाती है। रेस शुरू होने में 2.5 घंटे बाकी थे। ये टीवी में जेल में मौजूद जो का साथी देख रहा था और सही समय होते ही दूसरा आदमी जाकर काले लोगों से लड़ने लगता है और जेल में लड़ाई शुरू हो जाती है। सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये देखते ही एक गार्ड इमरजेंसी सायरन बजा देता है। सायरन सुनते ही वार्डन कंट्रोल रूम में आता है और पूरे जेल में लॉकडाउन कर देता है और जेल में जो जहाज था वही फंस जाता है। एक ऑफिसर ये बात हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने बोलता है, लेकिन घमंडी वार्डन किसी भी बाहर वाले को इन्फॉर्म करने मना करता है क्योंकि वो सोच रहा था वो ये सब अकेले ही संभाल लेगा। वही दूसरी तरफ फिश और डेटन एक जगह किसी सर्वर को उड़ा देते हैं, जिससे स्टेडियम में पूरे कैश और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद हो जाते हैं और अब सभी लोगों को कैश पेमेंट करना होगा। वही जेल से निकली वैन एक पेट्रोल पंप पर आकर रुकती है क्योंकि उस वैन का ड्राइवर हमेशा वही रुकता था। तभी उस वैन के नीचे से उन बॉक्स में से जो और क्लाइड निकलते हैं, जहाँ मेली मूडी की कार के साथ उनका पहले से इंतजार कर रही थी। फिर वो स्टेडियम के लिए निकलते हैं। रास्ते में दोनों कपड़े बदलते हैं और मेली क्लाइड का नकली हाथ भी लेकर आई थी, जो यहाँ मेली से फ्लर्ट करने लगता है। मेली बहुत तेज गाड़ी चला रही थी। वही जिमी स्टेडियम पहुंच गया था। जिमी वहां से सीधा स्टेडियम के बेसमेंट में जाता है। उसका दरवाजा पासवर्ड से लॉक था, जो सिर्फ स्टेडियम के वर्कर्स के पास थे, जिसे जिमी ने पता लगा लिया था। अब हम पहली बार पैसे जाते हुए देखते हैं। शॉपकीपर्स कैश को एक जार में रखते हैं और शॉप में मौजूद एक पाइप में रखकर बटन दबाते हैं, जिससे वो जार पाइप से होते हुए सीधा तिजोरी में जाता है और सेफ का सिस्टम उसे खोलता है। पैसे नीचे गिरते हैं और वो जार वापस चला जाता है और अभी तिजोरी में अनगिनत कैश है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसका जिमी और क्लाइड से बार में झगड़ा हुआ था। वो एक ड्रिंक का ब्रांड एम्बेसडर था। वो अपने कार ड्राइवर को ड्रिंक पीने फोर्स करता है, लेकिन ड्राइवर अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वो ड्रिंक
ड्रिंक पीने मना करता है, लेकिन वही ड्रिंक उनकी स्पॉन्सर थी, इसीलिए मजबूरन उसे वो ड्रिंक पीना पड़ता है। बाकी तीनों भी स्टेडियम पहुंचते हैं। स्टेडियम में सिर्फ कैश पेमेंट ही चल रही थी। जो एक शॉप से बियर और कुछ मामूली चीजें खरीदता है। दूसरी तरफ जेल में कैदियों ने गार्ड को होस्टेजेस बना लिया था और वार्डन से कुछ डिमांड रखी थी, लेकिन एक डिमांड ऐसी थी जो वार्डन पूरी ही नहीं कर सकता था। दरअसल कैदियों ने गेम ऑफ थ्रोन की आखिरी बुक की डिमांड रखी थी, जो जॉर्ज आर मार्टिन ने अभी तक पब्लिश ही नहीं की है, लेकिन वो कैदी नहीं मानता जिससे जो ने डील की है। वो वार्डन को बोलता है उसका आखिरी शो आ चुका है। अब वार्डन उन्हें कैसे समझाए गेम ऑफ थ्रोन का आखिरी टट्टी सीजन जॉर्ज आर मार्टिन की बुक पर नहीं था। दरअसल ये सब उनका टाइम वेस्ट करने का तरीका है। अब रेस स्टार्ट होती है और जो और क्लाइड कचरा फेंकने के रास्ते से बेसमेंट में पहुंचते हैं। फिर वहां से उस जगह जाते हैं जहां पाइप्स का जाल है। जिमी उनका पहले से वहां इंतजार कर रहा था, जो वहां कुछ नमक और च्युइंगम से एक एक्सप्लोजिव बनाता है और एक जार में डालकर उस पाइप में डालता है, जो पाइप सेफ से सबसे ज्यादा नजदीक है। वो जार सेफ तक जाता है लेकिन ब्लास्ट नहीं होता और वापस आकर सीधा क्लाइड के हाथ में आ जाता है। जो उसे देखता है जो ने उसे कुछ ज्यादा ही टाइट कर दिया था। जो फिर से उस जार को उस पाइप में डालता है और इस बार वो जार ब्लास्ट होता है। ऊपर रेस शुरू हो गई थी। मेली कार में इंतजार कर रही थी। वही उस ब्लास्ट से निकला हुआ धुआं पाइप्स के जरिए शॉप में वापस आ रहा था। शॉपकीपर सिक्योरिटी में कॉल करके इस बात की जानकारी देते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर 2 गार्ड्स को भेजकर बेसमेंट चेक करवाने बोलता है। दूसरी तरफ जेल में सभी कैदी सारे सीसीटीवी कैमरा और खिड़कियों को ढक देते हैं, जिससे गार्ड्स और वार्डन को अंदर का कुछ दिखाई नहीं देता। वही स्टेडियम के बेसमेंट में 2 गार्ड चेक करने आते हैं। पाइप्स की जगह फिश और डेटन भी आ गए थे। वो सभी उस पाइप में एक मशीन लगाकर तिजोरी के पैसे वापस खींच रहे थे और कैश को कचरे के बैग में रख रहे थे। सभी बहुत खुश थे। जल्दी पैसा निकालने के लिए जिमी मशीन की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन इससे मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मशीन को संभालने के चक्कर में मशीन क्लाइड के नकली हाथ को खींच लेती है। इस बात से क्लाइड नाराज होता है और इससे फिश, डेटन और जिमी में बहस हो जाती है, लेकिन जो सबको शांत कराता है और जिमी को क्लाइड से बात करने बोलता है। जिमी जाकर क्लाइड से बात करता है और वो सभी फिर से काम पर लग जाते हैं। वही ऊपर रेस हो रही थी, लेकिन उस ड्राइवर को नींद आने लगती है क्योंकि उसने रेस से पहले वो ड्रिंक पी थी और उसकी कार रेस के बीच में ही रुक जाती है। बेसमेंट में गार्ड्स को कोई धुआं नजर नहीं आता। सेफ का अब आधा पैसा निकल चुका था। फिश और डेटन कचरे की थैलियों में पैसों की पहली खेप लेकर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें वही गार्ड्स दिखते हैं। गार्ड्स उन दोनों से थोड़ी पूछताछ करते हैं, लेकिन वो कचरे की गाड़ी थी और डेटन और फिश ने भी स्टाफ की यूनिफॉर्म पहनी थी, इसीलिए दोनों आसानी से वहां से निकल जाते हैं। दोनों एग्जिट के पास पहुंचते हैं, लेकिन एग्जिट गेट अटक जाता है। नीचे गार्ड्स को एक दरवाजे के पीछे से धुआं नजर आता है। गार्ड्स देखते हैं वह एक स्टाफ का आदमी स्मोकिंग कर रहा था। उन तीनों के बीच में बहस होने लगती है। फिश और डेटन को बहुत देर हो गई थी। जिमी जो को जाकर उन दोनों को देखने बोलता है। जो फिश और डेटन को देखने जाता है, उसे जाते हुए वो आदमी भी देखता है, लेकिन वो गार्ड्स को कुछ नहीं बताता। जो फिश और डेटन के पास पहुंचता है और वो तीनों गेट्स को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। जो को जाकर बहुत टाइम हो गया था। फिर जिमी उसे देखने निकलता है। रास्ते में उसे वही गार्ड मिलते हैं। वो कामचोर गार्ड जिमी से भी धुएं के बारे में पूछते हैं। उसे धुएं के बारे में मालूम नहीं था, इसीलिए उसे भी जाने देते हैं। जिमी एग्जिट के पास आता है। जिमी गेट्स को देखता है, उसकी चेन फंस गई थी। जिमी चेन को ठीक करता है और गेट खुल जाता है। जो और जिमी वापस जाते हैं और फिश और डेटन पैसों को लेकर बाहर की तरफ निकलते हैं। उन्होंने बाकी पैसे भी निकाल लिए थे। अब जो और क्लाइड बाहर की तरफ निकलते हैं। वही बेसमेंट में उस कार का ड्राइवर और उसका बॉस, जिसके साथ क्लाइड और जिमी का झगड़ा हुआ था, दोनों बहस कर रहे थे। जहाँ रास्ते में उन्हें जो और क्लाइड दिखते हैं। वो आदमी फिर क्लाइड को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तब जो और क्लाइड उसे मिलकर पेल देते हैं। उसे पीटने के बाद दोनों बाहर आकर मेली के साथ निकल जाते हैं। फिर जिमी भी बाहर निकलता है। पूरे पैसे उसके ट्रक में ही थे। दूसरी तरफ जेल में समय होने पर जो का दोस्त दूसरे आदमी को इशारा करता है। वो आदमी डस्टबिन में आग लगाकर डस्टबिन को फायर अलार्म के सामने रख देता है, जिससे फायर अलार्म बच जाते हैं। पहले तो अकड़ू वार्डन फायर ब्रिगेड को बुलाने तैयार नहीं होता, लेकिन वहाँ के गार्ड्स को अंदर बंदे गार्ड्स की फिक्र हो रही थी। प्रेशर बनने पर वार्डन फायर ब्रिगेड को बुलाने तैयार होता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां निकलती है, जहाँ पहले से जो और क्लाइड फायर फाइटर की ड्रेस में छुपे हुए थे। दोनों चुपके से फायर ट्रक में चढ़ जाते हैं और पाइप्स के बीच में छुप जाते हैं। फायर ट्रक्स जेल पहुंचते हैं। फायर फाइटर के अंदर जाने के बाद दोनों निकलते हैं और चुपके से वर्कशॉप की तरफ चले जाते हैं।
फायर फाइटर अंदर आकर देखते हैं, बस एक डस्टबिन से धुआं निकल रहा था। मेली भी सही समय पर सैडी के पास पहुंचती है और उसे परफॉर्मेंस के लिए तैयार करती है। जिमी भी सैडी की परफॉर्मेंस देखने के लिए आ रहा था। वही जेल में वो नर्स जो को देखने आती है, जो अपने बेड पर ही था। वो बोलता है जेल में लॉकडाउन होने पर वो बाथरूम की तरफ फंस गया था। सैडी अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आती है और अपने डैड को ऑडियंस में ढूंढने लगती है। तभी जिमी भी वहां पहुंचता है। तब सैडी अपना गाना छोड़कर अपने डैड जिमी का मनपसंद गाना गाती है, जिसके बारे में जिमी मूवी की शुरुआत में बात कर रहा था। उसकी परफॉर्मेंस के बीच में बॉबी को भी एहसास होता है जिमी ने अपनी जिंदगी में कुछ ना किया हो, लेकिन वो बहुत अच्छा डैड है और दोनों बाप बेटी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और जिमी को भी एहसास होता है उसकी बेटी उसे हीरो समझती है और वो बस एक चोर है। सैडी इस कॉन्सर्ट को जीत जाती है और उसे फर्स्ट प्राइज भी मिलता है। फिर सभी बाहर मिलते हैं और अपनी अपनी कार से वापस निकलते हैं, लेकिन मूडी की कार बुरी तरह खराब हो गई थी और वो चिल्लाने लगता है। जिमी वहाँ से एक पेट्रोल पंप पर जाता है और एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेता है और पूरे पैसे उसी पेट्रोल पंप पर छोड़ देता है। सभी अपनी अपनी जगह पहुंचकर आराम कर रहे थे, लेकिन जिमी नहीं सोता। वो अपने प्लान से जुड़ी सारी चीजों को जला देता है। दूसरे दिन सुबह तक ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी कि किसी ने शार्लेट स्पीडवे में चोरी की, लेकिन चोरी के पैसों को रोड पर ही छोड़ दिया और जिस गाड़ी में वो पैसे मिले थे वो गाड़ी भी चोरी की थी। लोग बात कर रहे थे उन्होंने चोरी ही क्यों की जब उन्हें पैसे रखने ही नहीं थे। तभी मेली के सलून में जिमी आता है, लेकिन नाराज मेली उसे बिना कुछ कहे ही भगा देती है। ये केस FBI के 2 स्पेशल एजेंट को दिया जाता है। वो सुरंग में जाकर जिमी के बॉस से मिलते हैं और उससे पूरे वर्कर्स के फिंगरप्रिंट मांगते हैं। वो फिंगरप्रिंट देने तैयार तो हो जाता है, लेकिन उनकी कंपनी की पॉलिसी थी उनका हर वर्कर ग्लव्स पहनकर ही काम करता है। इसका मतलब उन्हें वहाँ कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलेंगे। तभी दूसरा एजेंट आकर बताता है उन्हें एक आई विटनेस मिला है जिसने चोरों को देखा है और उन्हें जानता भी है। दोनों एजेंट उस विटनेस के पास पहुँचते हैं जो वही रेस कार ड्राइवर था। वो एजेंट को क्लाइड के बारे में बताता है और उस टनल में उनका झगड़ा भी हुआ था, लेकिन एजेंट उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं उसने ये बात चोरी की न्यूज आने के बाद ही क्यों बताई। वो कहता है वो जाकर उसके ड्राइवर से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके ड्राइवर ने पहले ही इन सभी बातों से इनकार कर दिया था कि ना तो वो टनल में था और ना ही उसने क्लाइड को वहां देखा। एजेंट्स को लगता है उसका क्लाइड के साथ झगड़ा है, इसीलिए वो क्लाइड को फंसाने के लिए ये सब कहानी बना रहा है, जबकि उसकी और उसके ड्राइवर के बहस का किसी ने वीडियो बना लिया था। इसका मतलब जो चोटें उसे लगी थी शायद उसे उसके ड्राइवर ने ही मारा हो, इसीलिए उसका स्टेटमेंट किसी काम का नहीं रहता क्योंकि क्लाइड तो जेल में बंद है। अब कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है और क्लाइड की सजा खत्म होती है। उसे मेली लेने आई थी। मेली की भी कई दिनों से जिमी से बात नहीं हुई थी। मेली क्लाइड को अपने घर लेकर आती है क्योंकि जिमी घर छोड़कर जा चुका है। वही क्लाइड के लिए एक पार्सल भी था। क्लाइड उसे खोलकर देखता है। अब एजेंट्स की इन्वेस्टिगेशन जेल तक आती है। वो दोनों वार्डन को बताते हैं चोरी के कुछ दिन पहले ही जिमी और क्लाइड जो से मिलने आए थे, वो भी 2 बार। उनके पास उस मीटिंग की CCTV फुटेज तो है लेकिन ऑडियो नहीं है। और कुछ दिनों बाद क्लाइड का कार एक्सीडेंट होता है और वो इसी जेल में आता है, लेकिन इसमें वार्डन को कुछ अजीब नहीं लगता क्योंकि एक अपराधी की दूसरे अपराधी से पहचान होना आम बात है। एजेंट उससे पूछती है चोरी वाले दिन क्या जेल में कोई हंगामा या लड़ाई तो नहीं हुई थी, लेकिन वार्डन जेल में किसी भी हंगामे या लड़ाई से इनकार करता है क्योंकि पहले ही उसने उस दिन की बात अपने हायर अथॉरिटी को बताई नहीं थी और अब वो FBI को ये बताएगा तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी। लेकिन उस दिन फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां जेल में आई थी, जिस पर वार्डन बोलता है उस दिन किचन में एक छोटा सा हादसा हुआ था और फायर ब्रिगेड ने अपने रूटीन के हिसाब से 3 गाड़ियां भेजी थी, जबकि एजेंट्स को शक था जो और क्लाइड जेल से भागे, फिर स्पीडवे में चोरी की और वापस किसी को पता चले बिना जेल में वापस आ गए। लेकिन ये सुनकर वार्डन हंसने लगता है और अपनी और जेल की बड़ाई करने लगता है। थोड़ी देर बाद वार्डन जो के पास जाता है क्योंकि अब उसे जेल के खाने से उल्टियां नहीं होती। वो जबरदस्ती जो को मारता है और उसे काल कोठरी में डलवा देता है क्योंकि उसे भी जो पर शक हो गया था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। दूसरी तरफ एजेंट जिमी के बारे में पता लगा रहे थे, लेकिन चोरी के 4 हफ्ते पहले ही उसे जॉब से निकाल दिया गया था और जिमी का फोन ट्रेस करके भी कुछ नहीं मिला था क्योंकि 4 महीने पहले ही बिल न भर पाने की वजह से उसका फोन बंद हो चुका था और वो एक पुरानी गाड़ी चलाता है जिसमें कोई GPS नहीं है, इसलिए चोरी के समय की जिमी की लोकेशन पता लगाना नामुमकिन है। ना ही उसका कोई ईमेल है, ना ही कोई सोशल मीडिया अकाउंट। और उस दिन की इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता लगा था उस दिन जिमी अपनी बेटी के कॉन्सर्ट में था, जो कि बिल्कुल सच है। बहुत सारे गवाहों ने इस बात को कंफर्म किया है कि जिमी वही था।
अब 3 महीने और बीत जाते हैं और जो की सजा भी खत्म होती है। जो छूटने के बाद क्लाइड से मिलने जाता है, जिसके पास अब एक रोबोटिक आर्म है। क्लाइड की भी जिमी से कोई बात नहीं हुई थी, इसीलिए उसे भी नहीं पता था जिमी ने पैसे वापस क्यों कर दिए। जो को जिमी से बात करनी थी, लेकिन जिमी अभी किसी से बात नहीं करना चाहता और वो अभी दूसरे शहर में है जहाँ उसकी बेटी और उसकी एक्स वाइफ है। जो को कुछ नहीं मिलता और जो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एजेंट शार्लेट कंपनी के सीईओ से मिलने जाते हैं, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी केस में कोई प्रोग्रेस नहीं थी, इसीलिए सीईओ एजेंट को यहाँ से जाने बोलता है। लेकिन जाने से पहले एजेंट उससे पूछते हैं उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल गए, जिसपे सीईओ हाँ में जवाब देता है। लेकिन एजेंट सीईओ से पूछते हैं उसने इंश्योरेंस वालों को क्या बोला कि कितने पैसे चोरी हुए थे, क्योंकि वो कितने पैसे थे किसी को मालूम ही नहीं था, क्योंकि वो पैसे गिने ही नहीं गए थे। लेकिन सीईओ इसका कोई साफ जवाब नहीं देता। फिर हम जो को देखते हैं, उसका दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता है। जो बाहर आकर देखता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था, लेकिन वहाँ कोई जमीन खोदने का फावड़ा छोड़ कर गया था। जो गाली देकर अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ चमकता है। जो तुरंत उस पेड़ के नीचे जाता है जहाँ उसने कभी पैसे छुपाए थे, जिसे उसके भाई के वाइफ ने चुरा लिए थे। कुछ देर खोदने के बाद वहाँ जो को वो बैग दिखता है जिसमें उन्होंने पैसे रखे थे। जो ये देखकर बहुत खुश होता है। अब यहाँ मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। दरअसल जिमी और क्लाइड ने जो, फिश और डेटन को कभी पूरा प्लान बताया ही नहीं था। दरअसल वो एग्जिट डोर जिमी ने ही खराब किया था और उसने जानबूझकर जो को, फिश और डेटन को देखने भेजा था, क्योंकि वहाँ पहले से मेली इंतजार कर रही थी। जो के जाते ही तीनों भाई बहन अलग बैग में पैसे भरते हैं। यहाँ तक कि वो स्मोक करने वाला बंदा भी जिमी का ही दोस्त था, जिसके गैराज में जिमी गया था। इनफ पैसे लेने के बाद जिमी ने मेली को बाहर भेज दिया। फिर उन पैसों को सच में कचरे के डिब्बे में रख दिया। फिर हर जगह से सभी के फिंगरप्रिंट मिटाए। फिर वहाँ से जाकर जिमी ने वो एग्जिट डोर खोला। दूसरे दिन उस कचरे के डिब्बों को उठाने वही जिमी का दोस्त आया और उसने उन बैग्स को कहीं छुपा दिया। फिर 6 महीने बाद पूरा मामला शांत होने पर जिमी ने उन पैसों को निकाला। फिर वो आदमी भी जेल से छूटता है जिसने झगड़ा करके जो की मदद की थी। बाहर उसे एक कार लेने आई थी और कार के अंदर एक लिफाफे में उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। सिल्विया के लिए एक पार्सल आता है, उसमें भी बहुत सारे पैसे थे। सिल्विया समझ जाती है ये जिमी ने भेजा है, क्योंकि उस लिफाफे को उसी बैंडेज से बंद किया गया था जो बैंडेज सिल्विया ने जिमी को लगाई थी। उस औरत के भी कार में पार्सल रखा हुआ था जिसे जिमी ने केक भेजा था और उसकी कार को टक्कर मारी थी। उसमें भी बहुत सारे पैसे थे। सभी लोगों को उनका हिस्सा मिल गया था। सभी बहुत खुश होते हैं। फिर हम जिमी को देखते हैं, वो सैडी से मिलने आता है। अब बॉबी भी जिमी को सैडी से मिलने के लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। फिर बाप बेटी घूमने जाते हैं। अगले सीन में हम जिमी को क्लाइड के साथ उसके बार में देखते हैं। क्लाइड जिमी से पूछता है उसे कैसे पता था पैसे निकालने का सही समय 6 महीने बाद ही है। जिमी बताता है उसने पैसे भी इसीलिए वापस किए कि वो लोग पैसों को ना ढूंढे, बस चोरों को ढूंढे। लेकिन चोरों के भी उन्हें कुछ सबूत नहीं मिलते और उन्होंने ज्यादा लालच नहीं किया, क्योंकि जब सेफ में कितना पैसा है किसी को मालूम ही नहीं था, तो कोई कैसे बता सकता है कि कितना पैसा चोरी हुआ। इसीलिए FBI ने चोरों को ढूंढा, पैसों को नहीं। और रही 6 महीने की बात, तो जिमी जानता था वो लोग उनका पीछा करेंगे। उन्हें मेली और क्लाइड पर तो भरोसा था, लेकिन जो और उसके भाइयों पर नहीं था। जिमी ने पिछले 6 महीने से अपनी कार की इंस्टॉलमेंट तक नहीं भरी थी। उसे पता था वो लोग ज्यादा से ज्यादा उस पर 6 महीने तक नजर रखेंगे और थक कर उन्हें छोड़ देंगे। तब वहाँ सिल्विया आती है और जिमी को किस करती है, मतलब दोनों भी रिलेशनशिप में थे। काउंटर की दूसरी तरफ जो और मेली भी बैठे थे, मतलब उनका भी सीन शुरू हो गया था। अब बचा था बेचारा क्लाइड, लेकिन काउंटर की दूसरी तरफ एक लड़की बैठी थी जो क्लाइड से बहुत अच्छे से बात करती है और दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बनने लगती है। लेकिन तभी हमें एक शॉक लगता है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही FBI की स्पेशल एजेंट थी। मतलब उसने अभी तक इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। और इस मूवी के दूसरे पार्ट की पॉसिबिलिटी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।